तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे स्टॉप किया था हम लोग ने? बेसिक की चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? अभी ऐसे हर बार थोड़े थोड़े लोग नए आते रहेंगे अभी थोड़े दिन तक, तो तब तक थोड़ा हम लोग को एपी कर लिया था। अच्छा, अभी तक एंगल को मेजर करने का कौन सा यूनिट था? डिग्री ना। अभी तक किस में मेजर करते थे? डिग्री। बट लेंथ हम लोग किस में मेजर करते हो तुम लोग? मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे मेजर करने के यूनिट होते हैं, बराबर। तो वैसे ही अभी तक एंगल के पास तो कितना यूनिट था? एक। तो और एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियंस। क्या बोलते हैं? रेडियन। फिर डिग्री का स्पेलिंग क्या होता है? DEGR तो पता है। तो ये कौन सा यूनिट है? रेडियन। डिग्री का नोटेशन कैसा होता है? डिग्री का नोटेशन कैसा होता है? बोलो। अगर मैं डिग्री का नोट होता है 30 फिर डिग्रीज ऐसे लिखते हैं ना, फिर 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो रेडियन का नोटेशन होता है ऐसे सी, खाली रेस टू सी। जैसे यहाँ पे तुमने सोचते हो रेस टू ज़ीरो वाला, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होता है बट थोड़ा ऐसा सर्कल जैसा होता है। वैसे ही रेडियन में क्या होता है? सेम रेस टू, बट क्या होता है वो? सी, बराबर। तो डिग्री का डेफिनेशन क्या था कि अगर मैंने सर्कल को सेंटर से 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 360। तो उसमें से एक पार्ट का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री। वैसे ही रेडियन का डेफिनेशन होता है कि अगर सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था लास्ट टाइम, ये क्या होता है? आर्क, माइनर आर्क, ये बाकी भी दूसरा वाला मेजर आर्क। तो रेडियन का डेफिनेशन ऐसा है कि अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस के इक्वल है, तो जो सेंटर पे एंगल आएगा दैट विल बी 1 रेडियन, दैट विल बी 1 रेडियन। सो टोटल सर्कल में, जैसे टोटल सर्कल में डिग्रीज में कितना होता है? 360 डिग्रीज। वैसे रेडियन में कितना होगा? निकाल सकता है कोई? 6.28। कैसे निकालना? पहले उसके लिए मुझे डिग्री और रेडियन में क्या चाहिए? रिलेशन, बराबर। अभी 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल। जैसे हम लोगों ने वो लास्ट टाइम क्लॉक वाला किया था, याद है? याद है क्या? पूरा 1 मिनट एंड अगर 1 मिनट आगे जाता है तो उसने कितना डिग्री कवर किया है? 6। वैसे ही मिनट एंड 1 मिनट आगे जाता है तो आर एंड भी थोड़ा मूव होगा, वो कितना डिग्री कवर करेगा? हाफ। समझ में आया? क्लियर है? तो डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन होता है ये कि 180 डिग्रीज करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियन। पाई मतलब 3.14, पाई मतलब 3.14। तो हम लोग को पूरे सर्कल में कितना डिग्री होता है? 360। सो 360 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? 2 पाई, डबल है ना। तो इसके लिए उसने क्या बोला? 2 इंटू 3.14 विच इज 6.28। क्लियर है? तो जनरली रेडियंस में हम लोग कभी भी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते नहीं है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि 6 रेडियंस 5 रेडियंस,
बोलेंगे बट रेयरली। हम लोग कैसा बोलेंगे, पाई रेडियंस, पाई बाई 2 रेडियंस, पाई बाई 3 रेडियंस, वैसे। तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो पाई बाई 2 रेडियन कितना डिग्री होगा, 90। पाई बाई 3 कितना होगा, पाई बाई 2 मतलब 180 का हाफ ना, पाई, तो ये कितना होगा 90। पाई बाई 3 मतलब 180 का थर्ड डिवाइड बाई 3 तो 60। पाई बाई 6 कितना होगा 30। पाई बाई 4 45। पढ़ा है कभी रेडियंस पहले, 45। ये समझा, पाई बाई 4 मतलब 180 डिवाइड बाई 4, इसका आधा। पाई बाई 2 का हाफ करूँगा तो पाई बाई 4 मिलेगा ना, तो पाई बाई 2 कितना है 90, उसका हाफ कर दूंगा तो पाई बाई 4 कितना आ जाएगा 45। समझा। तो ये सब वैल्यूज मैंने क्यों बोली, क्योंकि ये सब कैसी वैल्यूज है तुम लोग की, स्टैंडर्ड वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना लास्ट टाइम, टेबल बनाया था 30 डिग्रीज का 45 बनाया था कि नहीं, 0 30 45 साइन कॉस टाइम, नहीं बनाया था, बनाया था। तो वैसे ही अभी हम लोग के पास सिंस नया मेजरमेंट आ गया है विच इज़ रेडियंस, तो अभी अगर मुझे किसी ने पूछा साइन पाई बाई 3, फिर डिग्री में कन्वर्ट करना इजी है, क्यों, क्योंकि पाई रेडियन कितना डिग्री होता है 180, तो दिस इज 180 डिवाइड बाई 3 विच इज 60। तो ये साइन पाई बाई 3 मतलब क्या पूछा है, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, रूट 3 बाई 2। समझ में आया। वैसे ही फिर कॉस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मतलब अभी किया 45, कॉस 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2। समझा। तो अभी से तुम लोग टेक्स्ट बुक अगर देखोगे या कोई भी नोट्स देखोगे तो डिग्री में तुम लोग को मेंशन, डिग्री का मेंशन बहुत कम होगा, ज़्यादा मेंशन किसका होगा, रेडियंस, बराबर। तो डिग्री का 10% ऑफ टाइम लोग डिग्री में देंगे, बाकी सब किस में देंगे, रेडियंस। और रेडियंस में हम लोग जैसे मैंने बोला पाई के वैल्यू जनरली सब्स्टिट्यूट कभी करते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ गया क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन रेडियंस। हाँ, यू आर फ्रॉम ICSE, IG, उतना पहले। अच्छा, गौरव सर, किशन सर, अच्छा बहुत पहले हुआ था ना तो डेमो। तो ये बहुत लोग नए हैं तो वो लोग लिखो। नेक्स्ट क्या लिखना है, अच्छा तभी कौन कौन आया था, खाली आप भी थे, तुम लोग तो सबको पता होगा ना। ओके, तो तुम लोग के पास नोट्स है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन रेडियन, ब्रैकेट में रेडियन मतलब रेस टू सी वाला सिंबल लिख लो उसका। अभी बहुत बार कैसा होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा मुझे इधर मैंने खाली साइन पाई बाई 3 लिखा है, तो कभी कभी वो लोग खाली ऐसा लिखते हैं साइन 1, तो फिर ये 1 डिग्री होगा कि रेडियन, रेडियन। डिग्री अगर एक्सप्लिसिटली मेंशनड करेंगे वो लोग, मतलब ऐसा सिंबल देंगे डिग्री, तभी ही हम लोग उसको क्या मानेंगे, डिग्री में। रेडियन का सिंबल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, साइन 1 बोला मतलब वो क्या है 1 रेडियन। ठीक है, नीचे लिखो, व्हेन द लेंथ ऑफ एन आर्क is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center is 1 radian. 1 radian मतलब 1 raised to c, हाँ, is 1 radian. बोलो वापस, when the length of an arc is equal to the radius of the circle,
then the angle subtended at the center is 1 रेडियन। फिर तुम लोग डायग्राम बना सकते हो कि अगर ये आर्क लेंथ रेडियस ही है तो सेंटर का एंगल क्या होगा 1 रेडियन है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन इज क्या है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। बराबर। तो यहाँ से ही मैं दो रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि अगर 180 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। सिमिलरली अगर मैंने पाई से डिवाइड कर दिया तो 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो मुझे बताओ 225 डिग्रीज रेडियन में कितना होगा? टू 25 डिग्रीज रेडियन में कितना होगा? फाइव बाई 4। बाकी लोग एक जने आंसर दिया मतलब अपन का ऐसा दिमाग बंद नहीं कर लेने का, तुम लोग खुद से सॉल्व करके निकालो, हो सकता है उसका गलत हो। कैसे निकालोगे? इधर दिया है ना 1 डिग्री कितना है 5 बाई 180, तो 225 डिग्री कितना होगा 225 इंटू पाई बाई 180। खाली पाई बाई 180 से क्या करना है मल्टीप्लाई। अरे वो कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियंस, सो 225 डिग्री इज x रेडियन। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इंटू 1 तो क्या होगा x, तो 225 इंटू पाई बाय 180। समझा? तो अगर 225 इंटू पाई बाई 180 इसको कट किया 5 से करो 2 से करो, कट करो, क्या आएगा तुम लोग को 5 पाई बाय 4। समझ में आया कैसे करने का? ये करो तो 1110 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो 1110 इंटू पाई बाय 180 आया किसी को? 37 पाई बाय 6। बाकी लोग आया? तो 1110 इंटू पाई बाय 180, तो 0 से 3 कट हो गया। अब ये किसे डिविजिबल है 3 से, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 6 जा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 बचेगा ना, तो 37 पाई अपॉन 6। 37 अभी कट नहीं होगा, प्राइम नंबर है ना, समझा? वैसे ही अगर मुझे डिग्री से रेडियन करना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता हूँ पाई बाय 180, क्योंकि पाई बाय 180 उसका फैक्टर है। तो अगर मुझे रेडियन से डिग्री करना है तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा 180 बाय पाई, उल्टा ही है ना। समझ में आया? नहीं नहीं वो क्लास समझ में आया? क्लियर है डिग्री टू रेडियन? इसके बाद एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज़ करना है तो वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का तो नाम ही पता होता है मेरे को, क्या बोलते हैं उसको हाइपोटेन्यूज।
बराबर। तो अगर हाइपोटेन्यूज का साइड लेंथ 5, ये 3 और ये 4 है, और सपोज ये थीटा है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। फिर कॉस थीटा का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5। टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ सॉरी 3/5 है। टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 3/4। ये क्लियर है सबको? तो एक क्वेश्चन लिखो। If a circle of radius 12 centimeter subtends 30 degrees at the center by an arc, then find the area of the segment corresponding to the arc। सेगमेंट पता है क्या होता है? फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग टू द आर्क। सेगमेंट बनता है कॉर्ड से। तो अगर एक कॉर्ड है एक, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अभी सेगमेंट में भी जैसे सब में आर्क में मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट और ये पूरा मेजर सेगमेंट, बराबर। तो हम लोग को एरिया किसका फाइंड करना है? सेगमेंट का। उसने क्या बोला है कि सर्कल ऑफ रेडियस 12 सबटेंड्स 30 डिग्री एट सेंटर। तो अगर डायग्राम बनाने जाओ तो ये ऐसा बनेगा, ये रेडियस 12, ये रेडियस 12, 30 डिग्री कहाँ पे? सेंटर पे। और ये सेगमेंट ये आर के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी ये कॉर्ड ये आर के करस्पॉन्डिंग है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? इसका सेगमेंट का एरिया। तो एरिया क्या होगा? ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ पता है? ये पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं नाम दूँ सपोज OAB, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये सेक्टर पूरा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर, जो लोग नए हैं 10th में तो पढ़ा ही होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। यहाँ पे थीटा जो एंगल बीच में होता है वो होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 30 और रेडियस क्या दिया है? 12। जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा वैसे मुझे क्या मिल जाएगा? सेक्टर का एरिया। तो मुझे अभी कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB का एरिया फाइंड करने के लिए OAB, ये वाला एंगल कितना दिया? 30, ये रेडियस 12, ये रेडियस 12। तो अगर कोई साइड, सॉरी कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। मतलब ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। टोटल क्या होता है? 180। अगर ये 30 है तो बचा कितना? 150। इक्वली डिवाइड करने का मतलब 75 और 70। इतना तो जो मुझे पता था वो मैंने किया। फिर अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे कोई तो एक बेस मान के हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर मैं ये बेस मानूँ तो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस मानूँ तो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, और फिर वो परपेंडिकुलर की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, लेंथ, बराबर। तो मतलब मुझे हाइट मिल जाएगी और बेस। अभी कॉमन सेंस ए बी की लेंथ मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि बेस ही नहीं पता है। या तो इधर से करो या तो इधर से करो, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डायग्राम क्लियर है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बराबर है डायग्राम। 75 तो ऐसे ही लिखा है, जनरल नॉलेज, लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, तो 75 हटा सकते हो। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बेस क्या है, ओ बी, विच इज़ 12। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सपोज एम मान लो, ए एम, बराबर ना। अभी मैंने बोला ये जो ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री, ये साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूस। 90 के अपोजिट वाली है ना, तो हाइपोटेन्यूस पता है 12। मुझे ये वाली 30 की कौन सी साइड चाहिए, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस ये दोनों को कौन रिलेट करता है, साइन। और एंगल कितना है, 30। तो अगर मैं साइन 30 डिग्री बोलूँ, सो दैट विल बी ऑपोजिट, मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज़ 12। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 इंटू हाफ, हाइट क्या मिल जाएगा, 6। और बेस कितना है, 12। तो हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 1 जा 2, 6 जा। क्लियर है, बोर्ड पे दिख रहा है लास्ट बेंच तक कि थोड़ा ऊपर लिखूँ, बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर करो। पाई जैसे मैंने बोला है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है जब तक कोई ऐसा 7 का मल्टीपल नहीं आ जाता। रेडियस 12 दिया है ना, सब्स्टिट्यूट करके कुछ मिलेगा नहीं, तो पाई के टर्म्स में आंसर आएगा, करो। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे तैसे लिखा है, तुम लोग को जैसे नोट्स में तुम लोग लिख सकते हो परफेक्ट वैसे लिखो कि लिखा हो, लिख लोगे ना। ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If in a triangle the angles are in AP, AP पता है सबको। If in a triangle the angles are in AP, show that the triangle is right angled. Sorry, show that the triangle is equilateral. अगर एंगल्स AP में है तो ट्राइंगल को अगर मैं ABC मानता हूँ, एंगल AP में मतलब ABC AP में, बराबर ना। 3 एंगल किस में, AP। अगर 3 एंगल AP में है तो एंगल AP में कब होते हैं, अगर 3 नंबर एंगल AP में कब होते हैं, जब भी दोनों के दो के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे A और B के बीच का डिफरेंस B माइनस A विल बी इक्वल्स टू B और C के बीच का डिफरेंस विच इज़ C माइनस B। इसको थोड़ा रीअरेंज करूँगा तो क्या आएगा, 2B इक्वल्स टू A प्लस C। ये डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर 3 नंबर AP में है तो मिडल नंबर का ट्वाइस विल बी सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड।
और दूसरा रिलेशन क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी इज 180। तो a प्लस सी की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, 2b। a प्लस सी इज 2b, तो 2b प्लस बी 3b इक्वल्स टू 180। तो b कितना आ गया, 60। समझा क्या, लिख लो। हुआ डन। अभी तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है ना, उसमें एक डेल्टा या डी करके चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने 3 केस में डिवाइड की होती है ना। एक ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अगर मैं ग्रेटर देन 0 बोलूँ तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 बोलूँ तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 बोलूँ तो नॉट रियल, या फिर इमेजिनरी भी बोलते हैं कभी कभी। तो अभी तक हम लोग को इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं वो पता नहीं थे ना। खाली अगर इमेजिनरी मतलब क्या बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर कौन सी साइन आ गई, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ही होता है ना। ये जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट अंदर के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे आता है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब अंडर रूट के अंदर कैसे साइन आ गई, नेगेटिव, है ना। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आती है तो हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि वो क्वांटिटी कैसी है, इमेजिनरी, बराबर। तो अभी अपने को वो इमेजिनरी क्वांटिटी को डिफाइन करना है। क्या करना है, इमेजिनरी क्वांटिटी को डिफाइन। तो एक आदमी आया जिसने अपना नाम वो क्वांटिटी के लिए दे दिया, आई लिखा है, मतलब उसका नाम का स्टार्ट हो रहा है आई से। अरे जनरली कोई साइंटिस्ट अगर कुछ डिस्कवर करता है तो खुद का नाम देता है ना। तो आयोटा करके एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला आयोटा का आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जैसे ही उसने इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, मैं छोड़ा था उसको तो मज़ा आ गया। आई से आयोटा उसने डिक्लेयर किया कि आई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसके बाद अपने लिए जो इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स थे वो भी अभी डिफाइंड होने लगे। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ -36 बोलता हूँ मैं तो 6 का स्क्वायर रूट तो 36 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है क्या, 6। ये -1 का भी पता चल गया। तो रूट -36 को क्या बोलूँगा मैं, 6i या 6 आयोटा। समझ में आया। तो अभी से मेरे पास रूट के अंदर नेगेटिव जो इमेजिनरी क्वांटिटीज थी वो भी क्या होने लगी, डिफाइन होने लगी, बराबर। तो यहाँ से थोड़े रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास। जैसे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं इसको दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, i³। राइट हैंड साइड पे -i। वापस i से मल्टीप्लाई कर दो, i⁴ क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो वरना। तो ये 4 वैल्यूज मेरे पास आ गई जैसे ही उसने डिफाइन किया तभी। तो i क्या होता है, रूट -1, i² -1 याद रखने, i³ -i और i⁴ 1। तो मुझे बताओ i⁻23 क्या होगा, नहीं आएगा, i⁴ तक तो 1 है ना। तो अगर i⁴ 1 है तो इसके बाद तो रिपीट ही होता रहेगा। इसको मैं अगर
आई से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, आई रेस टू 5 क्या हो जाएगा, आई, समझ में आ रहा है क्या? वापस आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई रेस टू 6 विल बी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। वापस आई से मल्टीप्लाई करो तो आई रेस टू 7 क्या जाएगा, माइनस आई। वापस आई से मल्टीप्लाई करो, आई रेस टू 8 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस पहले से 1, मतलब बेसिकली हर वैल्यू अभी 4 के बाद रिपीट होती रहेगी ना। ये जो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज है, आई रेस टू 5 से लेकर आई रेस टू 8 यही रिपीट होगा, आई रेस टू 5 आई रेस टू 6 -1, आई रेस टू 7 माइनस आई रेस टू 8 1, फिर 9 से लेकर 12 तक भी वही रिपीट होगा। मतलब हर 4 नंबर के बाद क्या आता रहेगा मेरे को, 1। जैसे आई रेस टू 4 1 आया, फिर आई रेस टू 8 1 आया, फिर 1 कौन आएगा, आई रेस टू 12, फिर 1 कौन आएगा, आई रेस टू 16, फिर आई रेस टू 20। तो 23 में से आई रेस टू 20 तक तो 1 ही आ रहा है, तो वो तो गया ही, तो बचा क्या, आई क्यूब। समझा क्या? ऐसे ज़्यादा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई रेस टू 20 इंटू आई क्यूब। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये तो 23 है, तो आई रेस टू 20 अभी डिक्लेयर किया, क्या था, 1। मतलब बेसिकली 4 के टेबल में जो भी आ रहा है वो सब 1, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 वो सब क्या हो जाएगा, 1। तो 4 का टेबल दिख रहा था 20 निकल गया, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या, आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आई, तो आई रेस टू 23 की वैल्यू क्या है, माइनस आई। समझा कैसे निकालना है? तो अभी नेक्स्ट लिखो, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के बाद नीचे लिखो, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड imaginary numbers, are called imaginary numbers। उसके नीचे ये डेफिनेशन लिख लो, ये पूरा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई डिनोट किया, आई का फुल फॉर्म लिखना, आई मतलब आयोटा, और फिर एग्जाम्पल करके ये लिख सकते हो कि रूट -36 से अभी क्या हो जाएगा, वो 6 आयोटा। इसको क्या बोलते हैं पता है, सुना है? अगर ऐसा हर 4 के बाद या 5 के बाद या 6 के बाद कोई वो नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, उसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। सुना है? साइक्लिसिटी मतलब, तो यहाँ पे आयोटा की साइक्लिसिटी क्या है, 4, क्योंकि हर 4 के बाद या हर 4th पावर के बाद वो बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट। तो वैसे ही तुम लोगों ने नंबर्स में भी किया होगा, जैसे 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 मतलब पहले क्या लिखूंगा मैं, 3 तो क्या होता है 3, फिर 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 81। देखो 3 9 7 1 आ गया। अभी जैसे मैं 3 करूँगा वापस मेरे को पता है क्या आने वाला है, 3, 243 होता है ना। फिर 3 में वापस यूनिट स्पेस पे क्या आएगा, 9, 3 पे 7, 3 पे 1। समझा? तो पावर्स में भी, किसी के भी पावर में अगर ऐसा कोई रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, मतलब जिधर 1 आता है वो उसका साइक्लिसिटी। तो 3 का भी साइक्लिसिटी क्या है, 4, क्योंकि हर 4 के बाद वापस रिपीट हो जाएगा, 3 9 7 1, 3 9 7 1 3 9। वैसे 6 को तो फर्क नहीं पड़ता, 6 की कोई भी पावर ले लो, यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आने वाला है, 6 6 1 is 6,
6 स्क्वायर 36 वापस 6, 6 क्यूब 216 वापस 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ I raised to 592 plus I raised to 594 plus I raised to 596 plus I raised to 598। करो। क्वेश्चन लिखा सबने, I raised to 592 plus I raised to 594 plus 596 plus I raised to 598। फाइव नहीं मैडम, आई उठा, ये अभी गया ना, फाइव के साथ गया, 1 नहीं, आई मैडम, आई, हाँ आई बोले मैंने, आई उठा, 5 1 लिख रहे सब लोग। तो अभी मैंने बताया कि कैसे फाइंड करना है। जैसे आई रेश टू 23 में कैसे किया था, 4 के जो मल्टीपल है, मतलब 4 की जो पावर है वो सब बाहर निकालते जाओ। आई रेश टू 23 में 4 की पावर क्या दिखी थी, 20, तो निकाल ली। जो भी 4 की पावर निकालोगे दैट विल बी 1, क्योंकि 4 के मल्टीपल 1 ही होंगे। आई रेश टू 4, आई रेश टू 8, 12, तो 4 की पावर निकालूंगा तो क्या जाएगा, आ गया। अभी क्वेश्चन किसी ने बराबर थोड़ा एक आध दो लोगों ने लिखा नहीं है, वो लोग ऐसा आई रेज टू 592 प्लस आई रेज टू 594 प्लस आयोटा, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्वेश्चन क्लियर है, हो गया। मुझे क्या देखना है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि जो 4 से डिविजिबल होगा उसको तो मैं क्या लिख दूंगा, 1। तो 592 चेक करो, फोर से डिविजिबिलिटी पता नहीं कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो 92 4 से डिविजिबल है, हाँ, तो 592 भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 से फिर चेक ही करने का, ये 1 ही आएगा। अरे समझ में आया क्या? फिर 594, अभी अगर 592 डिविजिबल है तो दूसरा डिविजिबल कौन सा होगा, उसके 4 के बाद ना, 4 से डिविजिबिलिटी तो 4 के बाद, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1। अभी ये 594 है, तो 594 में से 592 निकाल लो, वो तो 1 ही आने वाला है जैसे उसमें किया था। तो बचेगा क्या, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। सेम यहाँ पे 598 में 596 तो 4 से डिविजिबल है, निकाल लो। वापस क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर, वो वापस क्या होगा, -1। तो 1 - 1 1 - 1 क्या आ गया, 0। समझ में आया सबको? पक्का? 1 प्लस आयोटा the whole raised to 6 plus 1 minus iota the whole raised to 6। अभी पावर 6 चाहिए, मतलब 2 बार उसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करो। तो पहले मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, 1 प्लस आयोटा द होल क्यूब, ये तो फॉर्मूला आता है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आता है। इधर जो लोगों को नहीं आता उनके लिए रेफरेंस, a प्लस बी द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है, b की जगह पे आयोटा। जैसे ही इसकी वैल्यू मिलेगी वापस उसको
नहीं नहीं, क्यूब करूँगा तो 9 चल जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद वापस इसको दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा रेस टू 3 का होल स्क्वायर, तो वो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको वापस a प्लस बी या a माइनस बी द होल स्क्वायर से ओपन करना पड़ेगा। करो, समझ में आया क्या करना है? बेसिक अलजेब्रा है खाली, आयोटा आ गया है खाली बस। क्यूब किया पहले, क्यूब तो 1 प्लस आयोटा द होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो 1 क्यूब तो 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -3। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आई। तो 1 - 3 -2 प्लस 2 आयोटा। चेक करो, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई द होल क्यूब। मेरे को पावर क्या चाहिए, 6। तो क्यूब नहीं करूँगा वापस, पावर 9 हो जाएगी। 3 3 9, स्क्वायर स्क्वायर करूँगा तो 1 प्लस आयोटा रेस टू 6 -2 प्लस 2 आयोटा द होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये -4 प्लस 4 कैंसिल, खाली क्या बचा, -8 आयोटा। वैसे ही तुम लोग को किसके लिए करना है, 1 माइनस आई द होल क्यूब। सेम चीज़ वापस स्क्वायर, और फिर दोनों को क्या करना है लास्ट में, ऐड। a माइनस बी होल क्यूब पता है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है। तो पहले 1 क्यूब -3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो प्लस माइनस प्लस टर्म सेम ही रहेंगे, खाली ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा -3 प्लस आयोटा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाए, तो वो माइनस ये माइनस प्लस। तो 1 - 3 -2 -2 आयोटा। फिर इसको वापस क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो -1 माइनस आई द होल स्क्वायर मतलब 6, तो -2 - 2 आई द होल स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो -2 + 2 आई द होल स्क्वायर। माइनस तो गया स्क्वायर के साथ, तो दिस इज नथिंग बट 2 + 2 आयोटा द होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वापस गया, तो क्या आया 8 आयोटा। फाइनली ये दोनों को क्या करना है मुझे, ऐड। ये अलजेब्रा देख लो, समझ में आ रहा है ना, हो ये समझा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो बाहर आएगा, बट स्क्वायर के तो अंदर ही रहेगा। तो माइनस और स्क्वायर का तो स्क्वायर माइनस को उड़ा देता है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, 2 + 2 आयोटा द होल स्क्वायर। तो a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab। 4 आयोटा स्क्वायर इज -4, तो -4 + 4 कैंसल, खाली क्या बचा, 8 आयोटा। ये समझ में आया, यहाँ तक एनी डाउट्स?
अभी फिर लास्ट में क्या बोलना था, इसको इसको क्या करना है, ऐड, तो ऐड करके आंसर क्या आएगा, 0। समझा, डन। प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी बेसिक डेफिनेशन, या जो तुम लोग ने 9-10 में पढ़ा था, आई मीन यूनिवर्सल डेफिनेशन भी वही है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, चांस, पॉसिबिलिटीज। अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और इंडिया के जीतने के चांस 60% है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 60/100। तो 0 0 कट, 6/10, 2 से डिवाइड करूँगा तो 3/5। तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/5। मतलब बेसिकली परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होता है। अरे परसेंटेज से ही निकाला ना, 60%, तो फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म इज प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरा फ्रैक्शन है 3/5, तो परसेंटेज कितना हो गया, 60%। इंटू 100 करते हैं ना, और फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। 60% बोला तो 60/100, 60/100 बोला तो इंटू 100 करूँगा तो 60%। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी, तो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर तुम लोग 3/5 बोला, मतलब टोटल आउटकम्स कितने, 5, बराबर ना। फेवरेबल कितने हैं, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/5। समझ में आया। तो अगर मेरे पास 2 कॉइन है, कॉइन मतलब टॉस करते हैं ना जिससे, तो उस पर क्या क्या आ सकता है, हेड्स या तो टेल्स। तो अगर मेरे पास 2 कॉइन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों पे हेड आएगा, वन अपॉन टू। तुम लोग क्या बोल रहे थे, 1/4। पहले तो मैंने जो बोला फेवरेबल अपॉन टोटल, तो मेरे को फेवरेबल भी निकालना पड़ेगा और टोटल भी निकालना पड़ेगा। फेवरेबल तो बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि दोनों कॉइन पे क्या चाहिए, हेड, वो तो एक ही बार आ सकता है ना भाई, तो ऊपर तो 1 आएगा। टोटल के लिए टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूँ तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट वाले पे हेड, सेकंड वाले पे टेल, सेकंड वाले पे हेड, फर्स्ट वाले पे टेल। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4, फेवरेबल 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। समझा अभी। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2 कॉइन टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एटलीस्ट, एटमोस्ट समझा था लास्ट टाइम। एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो चलेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 या 1 से ज़्यादा। तो 2 कॉइन उड़ा है, तो या तो 1 हेड होगा, या तो 2, या तो, अरे इमोशनल नहीं होने का इतना। 2 कॉइन उड़ा है, 3 हेड कैसे आ गया, किसने बोला 3? अरे कॉइन 2 उड़ा है ना, 3 हेड कैसे आएगा, ये तो मैं बोलते जाऊँगा, 1 या तो 2 हेड, या तो 3 हेड, या तो 4 हेड, वो चमत्कारी हो जाएगा फिर। 2 कॉइन उड़ा है, 4 हेड आ गया। अरे मैक्सिमम तो 2 ही हो सकता है ना। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, या तो 1 हेड या तो 2। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो क्या क्या थी, या तो HH,
दोनों पे हेड, या फिर एक हेड एक टेल, फिर टी एच या फिर टी टी। तो इसमें से टोटल 4 है, फेवरेबल वाली एटलीस्ट 1, मतलब एक हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेगा। तो टोटल फेवरेबल कितनी हो गई? 3। तो विच इज़ 3/4। ये सब प्रोबेबिलिटी पता है ना, पक्का? तो अगर मैंने 3 कॉइन उड़ाए तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? 9। लिख, ऐसे मैंने लिखा है ना, वैसे लिख के बताओ, काउंट कर लो। 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, कंफर्म कर लो ना, लिख के बताओ। पहला तो मैं ही बता देता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक बता देता हूँ मैं, एच एच एच। इसके बाद तुम लोग लिखो, एक और बता दो बस। हाँ, तुम लोग भी स्मार्ट ही हो ना, बाकी के तुम लोग गिनो भाई। 7, 6, 6। ये लोग को 8 कैसे आ रहा है? तुम लोगों ने 2 नहीं गलत गिने क्या? 8 आए। बाकी लोग को आए क्या? 2 तो यही हो गए, फिर एक होगा एच टी टी है, हाँ वो भी होगा, फिर होगा टी एच एच और एच टी एच। ये कौन से गिने मैंने? आधे टेढ़े गिने मैंने भी। फिर दूसरा होगा टी एच टी, टी टी एच और एच एच टी, है ना? तो ये 4 और 1 बेसिकली गिनने ऐसे चाहिए था, ये मैंने भी आधे टेढ़े गिने। 3 हेड 3 टेल, फिर 2 हेड 1 टेल। 2 हेड 1 टेल वाले मतलब ये 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1। ये 3 के अलावा 2 हेड 1 टेल वाले आएंगे नहीं। फिर सेम 3 हेड्स 0 टेल्स, फिर 2 हेड्स 1 टेल, फिर क्या आएगा? 1 हेड 2 टेल, तो 1 हेड 2 टेल वाले ये, और लास्ट में क्या आएगा? 0 हेड 3 टेल। ऐसे काउंट करोगे तो एक भी मिस नहीं होगा। टोटल कितने आ गए? 8। तब इसमें से मैं बोलूँ कि what is the probability that heads and tails are equal number of times? When 3 coins are tossed, what is the probability that heads and tails are equal number of times? 0 ना? वो तो ये बनाए बिना भी बता सकता हूँ मैं। अरे 3 बार उड़ाया तो हेड और टेल इक्वल आधा आधा थोड़ी आ सकता है, समझा क्या? हेड एंड टेल इक्वल नंबर में दोनों सेम ना हो, 3 को हाफ हाफ में नहीं बांट सकता मैं, समझा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज मोर टाइम देन टेल्स? मतलब हेड्स टेल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो हेड्स टेल से ज़्यादा होना चाहिए मतलब ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हेड्स टेल से कम बार है ना। हेड्स टेल से ज़्यादा बार मतलब 2 हेड 1 टेल, हेड्स टेल से ज़्यादा है, या फिर 3 हेड 0 टेल, ये पॉसिबल नहीं है। इसके 3 थे, इसका 1 था, तो कितने हो गए? 4। टोटल कितना है? 8। तो 4/8 विच इज़ हाफ। समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा, ऐसे रफ में लास्ट पेज पे खाली क्वेश्चन लिख लो, तो तुम लोग को अभी सॉल्व करना है, या फिर इधर भी लिख सकते हो। इधर मैं प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन वो सब लिखना बाकी है ना, इसके लिए। देयर आर
3 books PCM. PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ. What is the probability that when arranging these books P will be before M? क्वेश्चन समझा? मतलब अरेंज करते टाइम M के पहले क्या आना चाहिए? P. जैसे एग्जाम्पल, अगर ऐसे अरेंज किया है MPC, तो क्या ये वैलिड अरेंजमेंट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन? नहीं ना. क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? P शुड बी बिफोर है, बट यहाँ पे आफ्टर हो गया, तो ये वैलिड नहीं है. अच्छा, ये PCM ये वैलिड है, CPM ये वैलिड है. तो ऐसे करके तुम लोग को पहले सब क्या करना पड़ेगा? काउंट. प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन याद रखो, क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल. तो मुझे पहले टोटल तो निकालना ही पड़ेगा. टोटल निकालने के बाद मैं उसमें से अपने फेवरेबल काउंट कर लूँगा और फ्रैक्शन मतलब डिवाइड कर दूँगा. PCM 3 को पहले अलग अलग वेज से क्या करना पड़ेगा मेरे को? अरेंज. जैसे यही तुम लोगों को HHT वाला किया है ना, वही सब वही है, खाली ये हेड टेल अलग था. अपने को यहाँ पे क्या दिया है? 3 अलग अलग दिया, P, C और M. तो एक PCM आएगा. टोटल कितने हैं तुम लोग के? 6. फिर एक PMC, फिर CPM, CMP, फिर MPC, MCP. इसके अलावा नहीं आए. टोटल कितने आ गए? 6. मेरे को चाहिए P शुड बी बिफोर M, तो P शुड बी बिफोर M, P शुड बी बिफोर M, P शुड बी बिफोर M. बाकी में P M के बाद में. तो फेवरेबल कितने हो गए? 3, मतलब 1/2. समझा? तो अभी लिख लेते हैं जो अभी तक किया है उसका. काफ़ी लोग ने थोड़ा बहुत हाँ साथ में लिखा है, बट ठीक है. तो हेडिंग दो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी चलेगा उसको रहने दो. हाँ, प्रोबेबिलिटी नीचे. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes upon total outcomes. Number of favorable outcomes upon total outcomes लिख दिया. आई थिंक इतना डेफिनेशन काफ़ी है. उसके बाद ये तो हम लोग ने ऐसे ही हवे में एग्जांपल्स कर लिए. अभी क्वेश्चन लिखो. ये तुम लोग को कार्ड्स पता है ना? कार्ड्स वाले कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 56 कैसे होता है? 52 होता है ना. पत्ते खेले नहीं क्या तुम लोग ने? नहीं खेला? ये कौन है इधर जिसने पत्ते खेले ही नहीं है? देखा है ना, मतलब पता तो है बट खेला नहीं है. कोई गेम नहीं खेला है. ऊनो खेला है? ऊनो वो तो सब नहीं खेला होगा. क्यों नहीं खेला तुम लोगों ने? घर पे बैन है क्या?
तो 52 में से जोकर वोकर को छोड़ के 52 होते हैं। तो 52 में से कितने कलर होते हैं? 2 ही कलर होते हैं भाई, क्या कर रहे हैं तुम लोग? नींद में हो गए सब लोग? कौन से होते हैं? रेड एंड ब्लैक। फिर रेड एंड ब्लैक को भी आगे दो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं? सूट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सूट्स कितने होते हैं? 4, 2 ब्लैक के 2 रेड के। इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए, हिंदी में तो पता ही होंगे। एक होता है स्पेड, स्पेड मतलब लीफ, लीफ ये होता है ना। फिर दूसरा क्या होता है? क्लब, 2 ब्लैक वाले क्लब, क्लोवर जैसा पेड़। हाँ, फिर डायमंड्स और फिर हार्ट। ये नाम है स्पेड, क्लब, डायमंड्स और हार्ट। तो सब में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13, ए से लेके 10 और फिर जे क्यू के। ए से लेके 10 फिर जे क्यू के। उसमें से जे क्यू के को फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो वो कार्ड्स पे खाली फेस होता है। जे मतलब जैक, क्वीन और किंग, बाकी कार्ड्स पे फेस नहीं होता। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। हर एक सूट में 3 3 है ना, इसके 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 इसके, तो टोटल कितने हो गए? 12। क्लियर है? तो लिखो क्वेश्चन। ये पता है ना सबको, नहीं लिख लो। क्वेश्चन बोलो। इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बहुत सब क्वेश्चन है। फर्स्ट सब क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। टोटल कितने? 52। फेस कार्ड कितने? 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 12/52। तो लिख लो नीचे आंसर बीच में क्या। 12/52 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से होगा ना, 4 से भी होगा। क्या है? 3/13। सेकेंड, probability of getting either a face card or a spade. Probability of getting either a face card or a spade. या तो फेस कार्ड आना चाहिए या तो स्पेड। फेस कार्ड या तो स्पेड। हाँ, डिनोमिनेटर तो 52 ही रहेगा, वो तो सबको पता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। खाली ऊपर वाला चाहिए मुझे, न्यूमरेटर। ट्वेंटी टू आंसर आया अभी तक। और किसी को आया? कोई दूसरा आया ही नहीं क्या? किसी क्वेश्चन समझा क्या? इंग्लिश आता है? इंग्लिश सब इंग्लिश मीडियम से 9th और 10th को स्कूल में जब इंग्लिश मीडियम थे ना, तो मैथ में कभी कभी इंग्लिश भी यूज़ होता है। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए।
22 किसने बोला था? हाँ तुम लोग ने ना। कैसे आया 22? उसको सुनो, वो बता रहा है। हाँ मतलब 12 फेस कार्ड तो है ही। तो फेस कार्ड या तो कौन सा बोला था? स्पेड। स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13। बट उसमें से जो 3 फेस कार्ड है वो हम लोग 12 में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो स्पेड में अभी टोटल बचे कितने? 10, बराबर ना? तो वो 10 और 12 फेस कितने हो गए? 22। तो 22 अपॉन 52, समझ में आया? 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 अपॉन 26। थर्ड लिखो, अ फेस कार्ड एंड अ स्पेड कार्ड। अ फेस कार्ड एंड अ स्पेड। अभी इसमें हम लोग अजम्पशन, कौन से अजम्पशन पे चल रहे हैं? एक अजम्पशन है, वो लिखा नहीं है। वो अजम्पशन ये है कि वो 52 में से मैं एक ही कार्ड उठा रहा हूँ, 2 भी उठा सकता हूँ। बट अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें से अजम्पशन क्या चल रहा था कि 52 कार्ड मेरे सामने पड़े हैं, मैं उठा कितने रहा हूँ? एक। 2 उठाऊंगा तो पूरा अलग बन जाएगा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सब अलग बन जाएंगे। तो इसके लिए चाहिए तो जब ये क्वेश्चन पे टॉप में लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा लिख लो कि ओनली 1 कार्ड इज ड्रॉन, वैसा। तो आगे से एम्बिग्यूटी चले जाएगा, ओनली 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो अभी तुम लोग को थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है फेस होना चाहिए एंड स्पेड, और एक ही कार्ड उठाया। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि स्पेड का ही फेस कार्ड चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए एंड स्पेड भी होना चाहिए। अभी अगर मैं एक ही कार्ड उठा रहा हूँ और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब जो फेस कार्ड है वो किसके होने चाहिए? स्पेड के। कितने होते हैं? 3। तो आंसर हो जाएगा 3/52। समझा क्या? क्लियर है? अगर 2 कार्ड उठाता तो ये पूरा अलग हो जाता, 3 उठाता तो एकदम अलग हो जाता। वो सब अभी नहीं, वो सब आगे। नेक्स्ट फोर्थ वाला लिखो, नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ स्पेड। नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ स्पेड। अब इसके लिए बोल रहा था इंग्लिश आना चाहिए इसके लिए। मतलब फेस कार्ड भी नहीं चाहिए और स्पेड, नाइदर नॉर का मतलब ये होता है स्पेड भी नहीं चाहिए और फेस कार्ड भी नहीं चाहिए। तो एग्जैक्ट ये तो सेकंड वाले का ही उल्टा केस हो गया ना। सेकंड वाले में फेस कार्ड और स्पेड चाहिए था, इसमें फेस कार्ड भी नहीं चाहिए और स्पेड भी नहीं चाहिए। तो सेकंड वाले में 22 आई थी, टोटल 52 है, तो बची कितनी? 30। 30/52 मतलब 15/26। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन खत्म है। 12 24। तो तुम लोग का तो आधा ही हो गया क्या? इधर और 3 मिस हो गया ना, PCMB, PCBM, फिर इधर था एक गया, इधर भी PMCB और इधर भी PBMC। तो तीनों में एक एक ही मिस हो गया, तो टोटल इधर कितने हो गए? 6। वैसे ही इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6। समझा? तो अगर तुम लोग ने वो
3 वाले बराबर बनाए होंगे, 3 वाले बनाए थे ना, 3 वाले में कितने आए थे 6। उसमें तुम लोगों ने कुछ पैटर्न देखा होगा कि देखो P से स्टार्ट होने वाले 2 है, C से स्टार्ट होने वाले 2 है और M से स्टार्ट होने वाले 2 है। मतलब बेसिकली P जितनी बार स्टार्ट होगा उतनी बार C होगा, उतनी बार M होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बुक्स है, तो अगर मैंने P से स्टार्ट होने वाले सारे निकाल लिए तो बाकी भी उतनी इक्वल होंगे। वही देखा ना अपन ने, समझ में आया? तो P से स्टार्ट होने वाले सपोज PCM भी पहले, तो दूसरा होगा PCBM, फिर PMCB, तो PMBC, फिर PM वाले हो गए ना, PBCM, तो PBMC। इसके अलावा P से स्टार्ट होने वाले मिलेंगे नहीं। तो अभी जैसे यहाँ पे पैटर्न दिखा है, P से कितने 6, तो वैसे ही C से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे 6, M से स्टार्ट होने वाले भी 6 और B से स्टार्ट होने वाले भी 6। तो टोटल कितने हो गए 6 4 बार, विच इज़ 24। तो इसमें एक ही निकालने का था खाली, समझ में आया क्या? तो ये एक लिख सकते हो। फिर सिमिलरली C के भी 6, M से स्टार्ट होने वाले भी 6, ऐसा करके नोट्स में लिख सकते हो। तो टोटल कितने हो गए 24। डन। अभी इसका ही सब क्वेश्चन है सेकंड। या फिर नया क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ वेज of selecting any two from these 4। ये 4 में से सिलेक्ट कितनों करना है, खाली 2 को करो। हाँ 12। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी 2 फ्रॉम दीज 4 कितना? मेरे को लगा आंसर बोल रहा है, वॉशरूम आंसर कैसे आएंगे? सिक्स। तुम लोग का आंसर जो आते हो डबल हाफ वैसे ही आते हैं, कुछ तो तुम लोग खा जाते हो आधा। हाँ तो जो लोग को 12 आए वो लोग ने क्या किया? वो लोग का इंग्लिश थोड़ा वीक है। मैंने खाली सिलेक्ट करने बोला था, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में कितना तेरे को, कितना प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज। तो इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग चाहिए तभी। अगर मेरे को सपोज 2 जन को सिलेक्ट करना है, तुम लोग में से ऐसे 2 नमूने हैं जिनको मेरे को बाहर निकालना है, बराबर? होंगे तो नहीं, बट सपोज है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसी 2 को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा दिल पे नहीं लेने का। सपोज ये 2 है, तो मैं पहले इसको बाहर निकालूँ, बाद में इसको निकालूँ, या पहले इसको निकालूँ, जाने तो वो 2 ही है ना। तो अगर मेरे को PCMB में से 2 को सिलेक्ट करना है,
तो एक बार मैंने पी सी को किया, थोड़ी देर बाद तुम लोग सी पी को करोगे, थप्पड़ खाने का काम तो किया ही है। सिलेक्ट तो वही दो हुए ना, फिर पी सी लिखो या सी पी लिखो, ऑर्डर मैटर करता नहीं है। तो अगर पहले एक बार पी सी हो गया है तो बाद में क्या होगा, पी एम फिर पी बी, ये वही ऑर्डर किया जैसे जैसे यहाँ पे पहले पी वाले सब खत्म कर दिए थे, फिर सी वाले चालू किए थे। बट इसमें जब भी मैं सी के पास गया पहले, तो सी के पास जैसे ही मैं जब पीछे जाऊँगा पी तो गया, ये तो सिलेक्ट हो गया। तो जो 12 आए वो तुम लोग को ऐसे आए होंगे डबल डबल काउंट कर, मतलब तुम लोग ने ऐसा किया होगा कि पी वाले 3 है तो सी वाले भी 3 होंगे, एम वाले भी 3 होंगे, बी वाले भी 3 होंगे, तो 3 3 3 4 बार 3 4 12। और जो सी वाले तुम लोग 3 गिन रहे हो, सी पी सी एम और सी बी, उसमें एक आ चुका है। तो इसके लिए ये काउंट करते रहने से पीछे नहीं जाने का। फिर जब एम से गिनूंगा तो एम पी थोड़ी करूँगा, एम पी हो गया, एम सी भी हो गया, तो बचा क्या, एम बी। और बी के आगे तो कोई है नहीं, बी के पीछे वाले सब हो गए, बी पी भी हो गया, बी सी भी हो गया और बी एम भी हो गया। टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। समझा क्या? तो सिलेक्टिंग के टाइम पे ये वाला जो अपन का लॉजिक है वो नहीं बैठेगा कि पहले पी वाले निकाल लो और सेम सी वाले होंगे, सेम वो मल्टीप्लाई। वो कभी यूज होगा जब भी अरेंज करना होगा। अरेंज और सिलेक्टिंग में फ़र्क समझा ना? सिलेक्शन के टाइम पे कौन से ऑर्डर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले पी ले रहा हूँ फिर सी, या पहले सी फिर पी, वो मैटर करता नहीं है। बट अरेंजमेंट में वो मैटर करता है। ये और ये डिफरेंट है ना। तो सिलेक्टिंग में ऑर्डर मैटर करता नहीं है, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। अभी एक और जो इसका फाइनल तुम लोग बोल सकते हो कि ये अभी के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 out of these 4। अभी तक क्वेश्चन में बताया था, जो लोग ने नोटिस नहीं किया है, पहले 4 दिए थे तो चारों के चारों को अरेंज किए 24, फिर 4 दिए थे उसमें से 2 को क्या किया, सिलेक्ट। अभी क्या बोला है, 3 को अरेंज करना है। तो कॉमन सेंस, अगर मुझे 4 में से 3 को अरेंज करना है तो पहले 4 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। 4 में से कौन से 3 को अरेंज करूँ मैं, तो पहले वो 4 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो 4 में से 3 को सिलेक्ट करने के पहले केस आएंगे, उसके बाद जो 3 सिलेक्ट हुए हैं उनको क्या करना है, ऐसे जो अरेंज किया था। समझा क्या? कितना है, 9 बहुत कम है। 24 किसको है? लॉजिक समझा क्या? कि अगर 4 में से 3 को अरेंज करना है, अरेंजमेंट इज बेसिकली फोटो लेने का, फोटो अलग आनी चाहिए। ये 4 को लाइन में बिठाया, फोटो लिया, इसको फोटो अलग है ना। ट्वेंटी 24 आगे तुम लोग को। तो पी सी एम बी में से पहले मेरे को 3 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। तो 3 को सिलेक्ट मैं अलग अलग वे से कर सकता हूँ। पहले पी सी एम आया, ये 3 आया, अब ये 3 को क्या करना है, अरेंज। 3 को अरेंज करने के लिए अपन ने निकाल लिए थे, कितने होते हैं, 6। कोई भी 3 ले लो भाई, पी सी एम ले लो, ए बी सी ले लो, वो तो लेटर्स ही है ना। 3 लेटर को अरेंज करने के लिए कितने आए थे, 6।
तो सिलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट तो सबका कितना आने वाला है 6। फिर सपोज दूसरे टाइम पे PCB किया, अलग है ये, इसको अरेंज करूँगा, ये भी कितने आएंगे 6। फिर PMB किया, ये भी कितने आएंगे 6। इसके बाद लास्ट में क्या बचा CMB, ये भी कितने आएंगे। इसके अलावा और कोई तरीके से मैं 3 को सिलेक्ट कर सकता नहीं हूँ, या तो ये हो गई ये इसके अलावा तुम लोग कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे MCB, तो वो MCB हो गया था। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो इसके अरेंजमेंट के 6 हुए, इसके 6 इसके 6, मतलब टोटल कितने हो गए 24। समझ में आया, लिख लो फिर जो लोग नहीं लिखा। हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग दो, पावर्स ऑफ बाइनोमियल। पावर्स ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स 2, उसकी पावर्स। सबसे पहले क्या आएगा 0, नेगेटिव नहीं ले रहे, 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा 1। फिर क्या होगा a+b रेज टू 1, तो वो तो क्या आएगा, फिर क्या आएगा a+b द होल स्क्वायर, ये क्या आएगा a² + 2ab + b²। वैसे ही क्यूब का आएगा। तुम लोग मेरे को 4 का निकाल के बताओ, 4 इजी हो जाएगा। तुम लोग मेरे को 4 इजी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 5 का निकालो, 5 a+b रेज टू 5। कैसे निकालना है, स्क्वायर का पता है, क्यूब का पता है, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, ऐड नहीं। a+b रेज टू 5 मतलब a+b द होल स्क्वायर इंटू a+b द होल क्यूब। 2 और 3 में ना स्क्वायर का पता है, क्यूब का पता है, मल्टीप्लाई का आंसर बताओ